तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज से हम लोग जेपीएससी मेंस पेपर 4 की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो पेपर 4 है इसमें टोटल 2 सेक्शन देखने को मिलते हैं। पहला सेक्शन जो है वो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वाला है, यानी कि भारतीय संविधान एवं राजनीति का। और वहीं दूसरे सेक्शन की बात करें तो वो है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, यानी कि लोक प्रशासन एवं सुशासन। तो आपको पता है कि ये भी जो पेपर है वो आपका 200 नंबर का ही है और इसमें भी जो है वो आपको समय 3 घंटे निर्धारित किया गया है। इसमें से अगर हम लोग बात करें तो पेपर 4 में टोटल 2 सेक्शन है और दोनों सेक्शन को मिलाकर जो है वो आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेंस में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 40 नंबर का 4 क्वेश्चन लिखना है और साथ ही साथ दोनों सेक्शन से, यानी कि सेक्शन ए पॉलिटी और सेक्शन बी गवर्नेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों को मिलाकर जो है वो 10 MCQ हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो 10 MCQ सेक्शन 1 से और 10 MCQ सेक्शन 2 से, है ना। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों से 10 MCQ मिलेंगे, यानी कि 40 नंबर के, क्योंकि जो हर एक MCQ है वो आपका 2-2 मार्क्स के रहेंगे। तो 40 नंबर का आपका MCQ रहेगा दोनों सेक्शन को मिलाकर, 10 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का, तो 40 मार्क्स का MCQ रहेगा। और जो है वो आपको 4 लॉन्ग आंसर लिखना है जो कि 40-40 नंबर के रहेंगे। और इसमें भी वही प्रावधान है कि सेक्शन ए जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, इससे आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आप छाँटकर 2 क्वेश्चन लिखना है। उसी प्रकार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे और उससे भी जो है वो आपको 2 क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको लिखना ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, तो ये भी आपको पता चल गया है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लें तो आज से हम लोग जो है वो आपका सेक्शन ए जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, यानी कि भारतीय संविधान एवं राजनीति है, इसके बारे में हम लोग जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और अगर हम लोग इसका सिलेबस देख लें सेक्शन ए का, तो हम लोगों को इसमें पढ़ना है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोगों को सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट इस सब के बारे में पढ़ना है। और ख़ास करके इनके पीछे जो भी फिलॉसफी है, फिलॉसफी बिहाइंड इट, यानी कि भारतीय संविधान की उद्देशिका जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, इसके बारे में जानना है। और इसमें जो है वो हम लोग को धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर, प्रजातांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक और समाजवादी यानी कि सोशलिस्ट, इसके बारे में पढ़ना है। और इसके ही साथ तथा इसका दर्शन यानी कि इसका जो फिलॉसफी क्या है, इसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये हम लोग का जो है वो आपका पहला टॉपिक है, प्रस्तावना। दूसरे नंबर टॉपिक की बात करें तो ये है आपका भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, जनहित याचिका की संकल्पना और भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना। तो अगर देखिए तो जो सेकेंड वाला टॉपिक है इसमें टोटल अलग अलग से देखें तो आपका 3 टॉपिक देखने को मिलता है। पहला टॉपिक है साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। और सेकेंड टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ दी और सेकेंड जो टॉपिक है वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि जनहित याचिका की जो भी संकल्पना है, जो भी कॉन्सेप्ट है, ये आपका सेकेंड यहाँ पे पार्ट हो जाता है, या सेकेंड टॉपिक बोल दीजिए। तो पहला टॉपिक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, यानी कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड जो टॉपिक है वो हो जाएगा आपका जनहित याचिका की संकल्पना, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL जिसको कहते हैं, ठीक है। और इसी में जो है वो आपका एक और टॉपिक है, थर्ड टॉपिक, वो है आपका भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर देखिएगा तो पहला टॉपिक में केवल एक टॉपिक पढ़ना है भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना के बारे में पढ़ना है बस डिटेल से। सेकेंड जो टॉपिक है इसमें टोटल 3 टॉपिक हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पहला पढ़ना है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, सेकेंड टॉपिक पढ़ना है जनहित याचिका की संकल्पना, और थर्ड नंबर जो टॉपिक है वो पढ़ना है आपका भारतीय संविधान की भारतीय संविधान की मूलभूत संरचना, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद देखिएगा तो तीसरा नंबर टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी कि मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये आपका थर्ड नंबर टॉपिक हो जाएगा। वहीं फोर्थ नंबर टॉपिक की बात कीजिएगा तो वह है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पाँचवें नंबर टॉपिक की बात कीजिएगा तो वह है आपका यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि संघीय सरकार। और ये जो आपका
पार्ट है संघीय सरकार का, इसमें हम लोगों को कई सारे बांट के पढ़ना है। तो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि संघीय सरकार, जिसमें हम लोगों को 3 अलग अलग पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला पार्ट है आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघीय कार्यपालिका, ये पढ़ना है। सेकेंड पार्ट है यूनियन लेजिस्लेचर यानी कि संघीय विधायिका, और तीसरा पार्ट है हम लोगों को यूनियन जुडिशरी यानी कि संघीय न्यायपालिका। ठीक है, तो जो 5वां नंबर टॉपिक है संघीय सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट, इसमें हम लोगों को संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका और संघीय न्यायपालिका यानी कि संघ का विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो बताया जा रहा है कि जो संघीय कार्यपालिका है इसके अंतर्गत हम लोगों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के अधिकार एवं कार्य, साथ ही साथ गठबंधन सरकार के तहत कामकाज क्या है क्या नहीं है सो पढ़ना है। यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के अंतर्गत हम लोगों को पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है, प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ना है, और इसके अलावा फंक्शनिंग अंडर ए कोलाइशन गवर्नमेंट यानी कि जो गठबंधन का सरकार होता है उसके तहत क्या कामकाज है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग संघीय विधायिका की बात करें तो इसके अंतर्गत हम लोगों को लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ना है, इसके संगठन और कार्य के बारे में पढ़ना है, इसके अलावा कानून निर्माण की प्रक्रिया कैसी है वो पढ़ना है, संसदीय समितियां पढ़ना है, कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण के बारे में पढ़ना है, और फिर संसद और इसके सदस्यों के जो विशेषाधिकार है और उनकी जो उन्मुक्ति है इसके बारे में भी पढ़ना है। तो संसद और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्ति के बारे में भी इसमें पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। तो संघीय विधायिका के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा, उसके संगठन और कार्य पढ़ना है, कानून निर्माण की प्रक्रिया पढ़ना है, संसदीय समितियां पढ़ना है, और साथ साथ कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण, इस वाले टॉपिक को भी पढ़ना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो संसद और इसके सदस्यों के जो विशेषाधिकार है और उनकी जो उन्मुक्ति है इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें तो जो आपका संघीय न्यायपालिका है, तो इस संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत हम लोगों को उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय की जो भी भूमिका है और जो भी इनका शक्तियाँ हैं इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इसी में जो है वो हम लोगों को प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत और कानून का शासन क्या होता है इसको भी जानना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें 2 टॉपिक और भी आ जाते हैं, न्यायिक पुनर्वलोकन और आपका न्यायिक सक्रियतावाद यानी कि जुडिशियल रिव्यू और जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है वो आपका संघ वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिएगा तो हम लोगों को 5 के बाद 6 नंबर टॉपिक जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, जिसमें हम लोगों को राज्य सरकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और राज्य सरकार को भी 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक है आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी कि राज्य की कार्यपालिका, दूसरा है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की व्यवस्थापिका, और तीसरा है स्टेट का जुडिशरी यानी कि राज्य की न्यायपालिका। तो इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट कर ही पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि राज्य की जो कार्यपालिका है इसमें हम लोग राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री, साथ ही साथ जो मंत्रिपरिषद है, राज्य का जो मंत्रिपरिषद है इसके अधिकार और इसके कार्य पढ़ेंगे। तो राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद के अधिकार और उनके कार्यों की हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। वहीं अगर राज्य व्यवस्थापिका की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका संगठन क्या है, अधिकार क्या है और इसके कार्य क्या है। और इसमें हम लोगों को खास करके झारखंड के संदर्भ में पढ़ना है, यानी कि झारखंड में आपका विधानमंडल की बात करेंगे तो झारखंड में विधानमंडल के रूप में केवल विधानसभा है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद को आपको ज़्यादा डिटेल से नहीं जानना है, थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक आइडिया आपको रखना ही है, बाकी बात उसके बारे में डिटेल से आपको नहीं जानना है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे जो है वो आपको नेक्स्ट इसी में ही ऐड कर दिया गया है, वो है आपका पंचायत और नगर पालिका। तो फिर आपको पंचायत और जो है नगर पालिका के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा इसी में ही। तो पंचायत और नगर पालिका के बारे में भी यहीं पे पढ़ना पड़ेगा। तो आपको फिर पंचायत और नगर पालिका के अंतर्गत इसका संगठन कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में जानना पड़ेगा, इसके अधिकार के बारे में जानना पड़ेगा, इसके कार्य एवं उत्तरदायित्व के बारे में जानना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो आपका 73वां और जो 74वां संवैधानिक संशोधन हुआ है इसके बारे में भी आपको डिटेल से जानकारी लेना पड़ेगा। तो पंचायत और नगर पालिका, इसके संबंध में संगठन, अधिकार, कार्य एवं उत्तरदायित्व और 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन के विशेष संदर्भ में इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंटर स्टेट का जो रिलेशनशिप है वो पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। और हम सभी को पता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य 3 तरह के संबंध देखने को मिलते हैं। एक है आपका प्रशासनिक संबंध, एक है विधायी संबंध और एक है आपका वित्तीय संबंध। तो 3 तरह के संबंध है, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव और आपका फाइनेंशियल। ये 3 तरह के संबंध देखने को मिलते हैं। ये आपका 7वां नंबर आ जाएगा। क्या क्या देखे हैं हम लोग? जो आपका 5वां नंबर टॉपिक था, इसमें आपका संघीय कार्यपालिका, संघीय विधायिका और संघीय न्यायपालिका पढ़ना है। 6वां नंबर जो टॉपिक है राज्य सरकार, इसमें राज्य कार्यपालिका, राज्य व्यवस्थापिका, राज्य का जो न्यायपालिका है सो, और इसी में एक और पॉइंट पंचायत और नगर पालिका भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 7, इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य आपका संबंधों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। 8वां नंबर टॉपिक है आपका अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की जो भी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रावधान है इसको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, यानी कि जो शेड्यूल एरियाज है और जो आपका शेड्यूल ट्राइब्स का जो रीजन है, क्षेत्र है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, यानी कि शेड्यूल जो भी एरियाज है उसके बारे में, और साथ ही साथ शेड्यूल ट्राइबल जो भी एरियाज है उस क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो भी प्रावधान है इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। वहीं टॉपिक नंबर 9 की अगर बात करें तो टॉपिक नंबर 9 है आपका कि विधायिका सेवाओं आदि के पदों पर आरक्षण से संबंधित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान। तो जो भी आपका विधायिका और जो आपका सेवा, यानी कि जो भी आपका लेजिस्लेचर वाला पार्ट है और आपका सर्विसेज वाला पार्ट है, इन सभी पदों पर जो रिजर्वेशन है, आरक्षण से संबंधित जो भी प्रावधान है, एससी के लिए और एसटी के लिए जो भी विशेष प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी लेना पड़ेगा। यानी कि विधायिका सेवाओं आदि के पदों पर आरक्षण से संबंधित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान जो भी किया गया है इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा टॉपिक नंबर 10 हम लोगों को टॉपिक नंबर 10वां जो है वो पढ़ना है आपातकालीन संवैधानिक उपबंध, तो इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपातकाल में हम लोग का संवैधानिक कितना उपबंध है आपातकाल के दौरान वो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा टॉपिक नंबर 11 आपका भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कैग के बारे में। ठीक है। वहीं अगर हम लोग टॉपिक नंबर 12 की बात करें तो वह है आपका भारत का निर्वाचन आयोग, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत का निर्वाचन आयोग ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें टॉपिक नंबर 13 की, जो कि आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा, इसमें हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी कि राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में पढ़ना है। तो राजनीतिक दल और दबाव समूह क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और ये जो है वो आपका लास्ट टॉपिक हो जाएगा। तो राजनीतिक दल कौन कौन से हैं और दबाव समूह क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी लेना पड़ेगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग सेक्शन बी देखें तो सेक्शन बी जो है वो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और साथ ही साथ इसमें गुड गवर्नेंस का भी पार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसको भी आपको देखना ही पड़ेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस वाला टॉपिक भी, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ा हो ही जाता है आपका, तो इसको भी आप यहाँ से कवर कर लीजिएगा। इसमें अगर हम लोग देखें तो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लोक प्रशासन क्या है, इसका परिचय, इसका अर्थ, इसका क्षेत्र एवं महत्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर अगर इसी में देखिए ये आपका 14 नंबर टॉपिक हो जाएगा। टॉपिक नंबर 15 की बात करें तो आपका निजी और लोक प्रशासन क्या है, यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसके बारे में जानना होगा। इसके बाद आपका जो है वो संघीय प्रशासन, इसमें हम लोगों को केंद्रीय सचिवालय, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय सचिवालय संघीय प्रशासन के अंतर्गत हम लोग केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, योजना आयोग, वित्त आयोग, इन सभी के बारे में पढ़ना है। वहीं अगर हम लोग बात करें टॉपिक नंबर 17 की, तो इसमें हम लोगों को राज्य प्रशासन पढ़ना है, जिसमें राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, इसके बारे में पढ़ेंगे। वहीं अगर हम लोग टॉपिक नंबर 18 की बात करें तो वह है आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिला प्रशासन, जिसमें हम लोगों को जिलाधीश एवं समाहर्ता कार्यालय की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ जिलाधीश की
परिवर्तनशील भूमिका के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था के पृथक्करण का जिला प्रशासन पर क्या प्रभाव है, इसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपका पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कार्मिक प्रशासन के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग लोक सेवा में भर्ती, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लोक सेवा का प्रशिक्षण कैसे होता है, प्रशासनिक नेतृत्व एवं इसकी गुणवत्ता, कर्मचारियों का मनोबल और उत्पादकता, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो जो है वो आपका ये जो टॉपिक है लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका और पार्ट बच जाता है, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। तो इसमें पूरा स्लाइड नहीं लिया हुआ है, तो आप सुन लीजिए, हल्का सा केवल हम बता दे रहे हैं। तो अभी तक तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक नंबर 19 तक देखे थे, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कार्मिक प्रशासन के बारे में पढ़ना है। टॉपिक नंबर जो 20 है, इसमें हम लोग प्राधिकरण का प्रत्यायोजन और जिसमें हम लोगों को केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम लोग टॉपिक नंबर 21 की बात करें तो ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी, जिसमें हम लोगों को नौकरशाही के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वहीं टॉपिक नंबर 22 की बात करें तो इसमें हम लोगों को डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि विकास प्रशासन के बारे में पढ़ना है। वहीं टॉपिक नंबर 23 की बात करें तो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ना है। और अगर हम लोग टॉपिक नंबर 24 की बात करें तो वह ये है आपका गुड गवर्नेंस यानी कि सुशासन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सुशासन क्या है, इसके बारे में डिटेल से सब कुछ आपको जानना है। और इसी में जो है वो हम लोगों को अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद जो है वो आपका टॉपिक नंबर 25 जो कि आपका ह्यूमन राइट्स हो जाता है यानी कि मानवाधिकार, और आपको फिर मानवाधिकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका टोटल 25 नंबर टॉपिक तक ये आपका जाता है। तो यहाँ तक तो हम लोग तो देख लिए थे। ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो है वो डेलीगेशन और आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण का प्रत्यायोजन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, फिर आपको गुड गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है और आपका ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग गुड गवर्नेंस की बात करें तो इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा सुशासन, जिसको हम लोग उत्तम अभिशासन भी कहते हैं। इसमें हम लोगों को जानना है कि सुशासन एवं जवाबदेह शासन का अर्थ और उसका अवधारणा क्या होता है, सुशासन की मुख्य विशेषताएं क्या होती है, जवाबदेहिता क्या है, पारदर्शिता क्या है, ईमानदारी क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ईमानदारी एवं शीघ्र निष्पादन ये पढ़ना है। सुशासन में नागरिक समाज और जन सहभागिता की भूमिका जानना है। शिकायत निवारण तंत्र के बारे में पढ़ना पड़ेगा। लोकपाल लोकायुक्त के बारे में पढ़ना पड़ेगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नागरिक संहिता के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और नागरिक संहिता में हम लोगों को उद्देश्य, तंत्र और उपाय निम्नलिखित के संबंध में पड़ेगा। तो नागरिक संहिता का उद्देश्य पढ़ना पड़ेगा, इसका तंत्र पढ़ना पड़ेगा और इसका जो उपाय है वो अलग अलग डायमेंशन में बांट के पढ़ेंगे, जैसे कि सेवा का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, महिलाओं से संबंधित घरेलू हिंसा, इसके अलावा आपका वृद्ध जन से संबंधित कानून जो है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम लोग देखें तो लास्ट में आपका ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आपका अवधारणा का अर्थ, मानवाधिकार की अंतर्राष्ट्रीय उद्घोषणा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार एवं सामाजिक मुद्दे, और साथ ही साथ मानवाधिकार एवं आतंकवाद, इनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस वाला जो है वो पार्ट देखने को मिल जाता है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसे भी हम लोगों को डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर आपको कुछ होगा, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, इसके बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगा। तो ये आपका सिलेबस का डिस्कशन था। आई होप ये आपको समझ में आ गया है सिलेबस का डिस्कशन। अब हम लोग जो है वो इसके आगे की जो है वो क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जो है केवल सेक्शन ए इंडियन पॉलिटी वाला जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और सेक्शन ए को भी हम लोग जो है वो आने वाले 50-60 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग बात करें तो जो आपका सेक्शन ए है पॉलिटी वाला, इसमें हम लोग आज का टॉपिक जो है वो हम लोग पढ़ेंगे संघवाद, और संघवाद के अंतर्गत ही हम लोग जो है वो आपका केंद्र राज्य संबंध पढ़ेंगे। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप यानी कि केंद्र राज्य संबंध, और इसमें हम लोग प्रशासनिक संबंध यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, विधायी संबंध यानी कि लेजिस्लेटिव, और वित्तीय संबंध यानी कि फाइनेंशियल रिलेशनशिप, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है वो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे संघवाद क्या है, संघवाद का टॉपिक पढ़ेंगे, और संघवाद के टॉपिक को ही जो है वो हम लोग केंद्र राज्य संबंध से जोड़कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग क्लास। तो आज की क्लास का हम लोग शुभारंभ श्री गणेश करते हैं। तो ये तो बता दिया गया था आपका पेपर 4 जो है वो आपका 200 मार्क्स का ही है, जिसमें हम लोगों को भारतीय संविधान और राजनीति पढ़ना है पहला सेक्शन, और दूसरा सेक्शन आपका लोक प्रशासन और सुशासन दोनों को मिलाकर पढ़ना है। ये भी आपका जो है वो 100 नंबर का रहेगा, और ये भी जो है वो आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपका 10 MCQ रहेंगे 20 मार्क्स के, और 2 सब्जेक्टिव रहेंगे, 4 क्वेश्चन में से लिखना रहेगा। और यही सेम यहाँ पे भी है कि सेक्शन बी भी 10 क्वेश्चन रहेंगे MCQ में 20 नंबर का, और यहाँ पे भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो आपको छांट कर लिखने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है, टॉपिक 1, वो हो जाएगा आपका संघवाद, और संघवाद को जो है वो हम लोग केंद्र राज्य संबंध के साथ हम लोग जोड़कर पढ़ेंगे। तो संघवाद क्या है, तो हम लोग संघवाद को जानेंगे, और साथ ही साथ इसको जो है वो केंद्र राज्य संबंधों के साथ हम लोग एक साथ मिलाकर ही देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो है हम लोग का टॉपिक वो रहेगा संघवाद। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा हम लोग का संघवाद। तो जैसा कि हम लोग जब देखते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो है, इसमें आपका आर्टिकल 1 में बोला गया है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, और जो कि आपका एक तरह से भारत कहलाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत का जो अगर हम लोग व्यवस्था देखेंगे तो बताया जाता है कि यहाँ पे अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे राज्य कभी भी संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, और ना कभी संघ टूटेगा, ना कभी राज्य अलग होंगे, ना कभी राज्यों का अलग प्रशासन होगा। ठीक है ना, तो ये बताया जाता है अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है भारत का व्यवस्था में। वहीं अगर हम लोग अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, वहाँ पे 50 राज्य हैं, और 50 जो राज्य हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और एक समझौता के तहत एक संघ का निर्माण किए हैं, जिसको USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो इसी के आधार पर बोला जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो आपका नस्वर राज्यों का अनस्वर राज्यों का नस्वर संघ है, यानी कि वहाँ पे संघ टूट सकता है, राज्य नहीं टूटेंगे। लेकिन भारत में ना संघ टूटेंगे ना ही राज्य आपको टूटने को देखेंगे। ठीक ना, यहाँ पे ना राज्य टूटेंगे ना ही संघ टूटेगा। इसी में जो है वो आपको सबसे पहले पॉइंट याद रखना है, वो है आपका, अगर हम लोग देखें संघवाद को, तो संघवाद को हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, इसको समझने के लिए बेहतर तरीके से। एक तो हम लोग पढ़ते हैं संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में, इसका एक पार्ट जो हो जाएगा वो है आपका संघात्मक शासन प्रणाली, या फिर इसी को संघात्मक शासन व्यवस्था भी कह देते हैं। दूसरा हो जाता है आपका एकात्मक शासन व्यवस्था या फिर एकात्मक शासन प्रणाली। वहीं अगर हम लोग तीसरे की बात करें तो वो हो जाता है आपका सहयोगात्मक शासन व्यवस्था या फिर प्रणाली। तो तीसरा हो जाएगा आपका सहयोगात्मक। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा आपका सहयोगात्मक। पहला हो जाएगा संघात्मक, दूसरा है एकात्मक, और तीसरा है सहयोगात्मक। संघात्मक की बात करें तो इन जनरल सामान्यतः यही देखने को मिलता है संघात्मक, जिसमें आपका केंद्र भी है राज्य भी है, दोनों है। अगर हम लोग एकात्मक की बात करें तो जब आपका आपातकाल आता है तो इसमें सर्वोपरि जो है वो आपका केंद्र हो जाता है, राज्यों की थोड़ी सी यहाँ पे भागीदारी है वो आपका हल्का सा कम हो जाता है। इसके अलावा एक और होता है व्यवस्था, वो है आपका सहयोगात्मक। और सहयोगात्मक की बात करें तो ये है आपका एक दूसरे को सहयोग करके कोऑपरेट करके आगे बढ़ना, जैसे कि GST काउंसिल, ये आपका सहयोगात्मक शासन व्यवस्था का ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो संघवाद को हम लोग 3 आधार पर पढ़ेंगे। एक आपका संघात्मक शासन प्रणाली, जो इन जनरल यही देखने को मिलता है, जिसमें केंद्र और राज्यों के आधार पे जो है वो किसी भी देश की शासन प्रणाली चलती है। इसका एक और पार्ट हो जाता है एकात्मक शासन प्रणाली या फिर व्यवस्था। जब इन केस कभी भी इमरजेंसी वाला कंडीशन आता है देश में, तो उस समय जो है वो सारा देश का जो भागदौड़ है वो
आपका जो है सारा मसला जो है वो केंद्र के पास से चला जाता है और वही सॉल्व करता है। इसमें राज्यों की जो है भागीदारी, वो पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हो जाता है आपातकाल के दौरान। वहीं संघवाद के अंतर्गत हम लोग एक और व्यवस्था पढ़ते हैं जो कि आपका सहयोगात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें हम लोग जीएसटी काउंसिल को रखते हैं, जिसमें केंद्र और राज्य एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो इसको एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो एकात्मक शासन प्रणाली क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। तो एकात्मक शासन प्रणाली जो है, इसका हम लोग सबसे पहले इसका अर्थ क्या है वो हम लोग देखेंगे एकात्मक शासन प्रणाली का। तो बताया जाता है कि एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। तो एकात्मक जो शासन प्रणाली है इसमें क्या होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और संविधान द्वारा शासन की समस्त शक्तियां केवल केंद्रीय सरकार को ही सौंप दी जाती है तथा विभिन्न इकाइयों को शासन की शक्तियां केंद्र से ही प्राप्त होती है। क्लियर। तो बताया जा रहा है, यहाँ देख लीजिए, इसमें आपको 3-4 गो कीवर्ड जो है वो याद रखना है। अगर हम लोग एकात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो इसका अगर हम लोग देखें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, तो इसमें बताया जाता है कि जो आपका एकात्मक शासन प्रणाली है इसमें शक्तियों का आपका सेंट्रलाइजेशन होता है, यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, यानी कि शक्ति जो है वो केंद्र के हाथों में होती है। फिर बताया जाता है कि संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्तियाँ केवल केंद्रीय सरकार को ही सौंप दी जाती है। अगर किसी भी देश में अगर आपका एकात्मक शासन प्रणाली अगर रहता है तो वहाँ पे सारी शक्तियाँ जो है वो केंद्र के पास होती है, यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। वहाँ पे केंद्र ही जो है वो आपका पावरफुल बन जाता है। इसके अलावा जो भी विभिन्न इकाइयाँ होती है शासन की, उनको जो शक्तियाँ मिलती है वो केंद्र से ही प्राप्त होती है। तो सिंपल सी बात है, एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है और संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्तियाँ केवल केंद्रीय सरकार को ही सौंप दिया जाता है तथा विभिन्न इकाइयों को शासन की जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र से ही प्राप्त होती है। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट इसी में देखिए बताया जा रहा है कि स्थानीय अथवा विभिन्न इकाइयों की सरकारों का अस्तित्व एवं शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। तो बताया जा रहा है जो भी स्थानीय और जो भी विभिन्न इकाइयाँ हैं, तो स्थानीय अथवा विभिन्न इकाइयों की जो सरकार है, मतलब कि स्थानीय लेवल पे जो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा जो बताया जा रहा है जो भी अलग अलग इकाई है, इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसके अलावा जो आपका लोकल गवर्नमेंट है, वहाँ पे जो आपका सरकार है, सरकार का अस्तित्व कब तक रहेगा, सरकार की क्या शक्तियाँ रहेगी, ये सभी कौन डिसाइड करेगा, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार इसका जो है वो निर्धारण करेगा और वो इसके इच्छा पे निर्भर करेगा, यानी किसी के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। अगर शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाए तो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट तो सेंटर का गुलाम हो जाएगा ना, वो जब चाहे जैसे चाहे जितना शक्ति देना चाहे उतना शक्ति देंगे, जब चाहे तब सरकार को हटवा सकते हैं, यानी कि सारा पावर जो है वो केंद्र के पास रहेगा। ऐसे में आगे देख लीजिए, एक यहाँ पे व्यक्ति हैं फाइनर साहब। फाइनर के अनुसार एकात्मक शासन वह शासन होता है जिसमें संपूर्ण शक्ति जो है वो केंद्र के हाथों में निहित होती है, केंद्र के पास निहित होती है और जिसकी इच्छा और अभिकरण पूर्ण क्षेत्र पर वैध रूप से मान्य होते हैं। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा, एक व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है फाइनर, और फाइनर साहब बोलते हैं कि एकात्मक शासन वह शासन होता है एकात्मक शासन वह शासन होता है जिसमें संपूर्ण शक्ति जो है वो किसके पास होती है, केंद्र के पास निहित होती है और केंद्र के इच्छा और उसी के अभिकरण जो है वो पूर्ण रूप से पूरे क्षेत्र में वो वैध होते हैं, यानी कि लीगल होते हैं। यानी कि अगर कहीं भी अगर केंद्रीकरण मतलब एकात्मक शासन रहेगा तो सारी शक्तियां केंद्र के पास ही रहेगी और केंद्र का ही बनाया गया कानून, केंद्र का ही दिया गया निर्णय, डिसीजन सारे पूरे क्षेत्र में लागू होगा और वही एक तरह से लीगल भी होगा, मान्य होगा, उसके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। समझा? बस यही सिंपल सी बात जो है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और व्यक्ति है बिलोबी, इसमें दो व्यक्ति का नाम याद रखना है, एक है फाइनर साहब और एक है बिलोबी साहब। तो बिलोबी के अनुसार अगर देखा जाए तो बिलोबी के अनुसार बोला जाता है कि एकात्मक शासन में शासन के संपूर्ण अधिकार मौलिक रूप से केंद्रीय सरकार में निहित होते हैं तथा केंद्रीय सरकार अपने अनुसार
शक्तियों का वितरण इकाइयों में करती है। सिंपल वही बात बोला जा रहा है। तो बिलोबी साहब भी वही बोल रहे हैं कि बिलोबी के अनुसार एकात्मक शासन में शासन का जो संपूर्ण अधिकार है कि शासन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो इसका जो संपूर्ण अधिकार जो है वो मौलिक रूप से किसके पास होती है? केंद्रीय सरकार के पास होती है, केंद्रीय सरकारों में ही निहित होती है। तो बिलोबी के अनुसार एकात्मक शासन में शासन के संपूर्ण अधिकार मौलिक रूप से केंद्रीय सरकार में ही निहित होते हैं तथा केंद्रीय सरकार अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो शक्तियों का वितरण अलग अलग इकाइयों में करती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप ये जो लाइन है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फाइनल के अनुसार एकात्मक शासन प्रणाली क्या है वो भी आपको पता चल गया है, और बिलोबी के अनुसार एकात्मक शासन प्रणाली क्या है वो भी आपको पता चल गया है। दोनों का जो कथन लगभग लगभग कहने का अर्थ एक ही था, बस दोनों जो है वो शब्दावली अलग अलग उपयोग किए हैं। तो ये लाइन आपको समझ में आ गया है। तो हम लोग देख रहे हैं संघवाद, जिसमें हम लोग संघात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली और साथ ही साथ सहयोगात्मक शासन प्रणाली के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। सबसे पहले अभी हम लोग एकात्मक शासन प्रणाली का भूमिका, इसी का इंट्रोडक्शन देखें। इसी में हम लोग दो व्यक्तियों का जिक्र किए, एक फाइनर साहब और एक आपका बिलोबी साहब। बस इतना ही हम लोग आज अभी पढ़े अभी तक। इसके बाद देखिए हम लोग, तो बोला जा रहा है कि एकात्मक शासन व्यवस्था के गुण। तो एकात्मक शासन व्यवस्था के बहुत सारे गुण भी हो सकते हैं। क्या क्या गुण है वो देख लीजिए। पहला गुण तो है कि शासन में एकरूपता होगी और शक्ति संपन्न होगी। तो शासन में एकरूपता व शक्ति संपन्नता, ये पहला इनका गुण है एकात्मक शासन व्यवस्था का। तो बोला जा रहा है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन में एकरूपता पाई जाती है, यानी कि जब एक आपका एकात्मक शासन व्यवस्था रहेगा तो पूरा शासन जो है वो एक ही जैसा रहेगा, सब जगह एक ही जैसा कानून बनेगा, ठीक है ना। और संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक सा कानून होता है। तो वही सिंपल सी बात बोला गया है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की क्या होती है, शासन में क्या होता है, एकरूपता यानी कि सिमिलैरिटीज पाया जाता है, और संपूर्ण राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए एक ही जैसा कानून बनता है। उसके अलावा देख लीजिए, और केंद्र के निर्देशन में उसे समान रूप से सर्वत्र लागू किया जाता है, फलतः पूरे राष्ट्र के शासन कार्यों में एकरूपता बनी रहती है। तो बताया जा रहा है कि एकात्मक शासन प्रणाली में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा गुण इसका ये है कि शासन में एकरूपता होता है और शक्ति संपन्नता होता है। यानी कि एकात्मक शासन जब, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था जब किसी भी देश में रहता है, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था का जब शासन होता है, तो ऐसे में शासन में क्या होती है, एकरूपता पाई जाती है और संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक सा कानून ही ऐसे में बनता है। और जब पूरे देश के लिए एक जैसा कानून बनेगा तो केंद्र के निर्देशन में उसे समान रूप से सर्वत्र लागू किया जाता है, यानी कि जब केंद्र आदेश देगा तो उसके पूरे देश में सर्वत्र रूप से लागू किया जाएगा। फलतः अगर देखा जाए तो पूरे राष्ट्र में एक ही जैसा काम, मतलब एक ही जैसा कानून रहेगा, तो लोगों में कभी भी किसी में ज़्यादा भेदभाव नहीं होगा। और फलतः पूरे राष्ट्र के शासन कार्यों में क्या होगी, एकरूपता बनी हुई रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो बेहतर है कि शासन में एकरूपता होगा और शक्ति संपन्नता होगा। तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा जो है वो सेकंड नंबर पॉइंट है, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी। ठीक है, पहला बताए शासन में एकरूपता होगी और शक्ति संपन्नता होगी। वहीं दूसरे नंबर टॉपिक की बात करें तो बोला जा रहा है कि दूसरा नंबर टॉपिक बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता में जो है वो आपका वृद्धि होगा, राष्ट्रीय एकता में। तो राष्ट्रीय एकता में क्या वृद्धि है भाई, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर पॉइंट है राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी, ये रहा सेकंड नंबर पॉइंट, यानी कि राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी। इसमें जो है वो बोला जा रहा है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में संपूर्ण राज्य में एक सा कानून, एक सी शासन व्यवस्था होने तथा सभी को समान न्याय मिलने के कारण आमतौर पर जो है वो मतभेद पैदा नहीं हो पाता है। बोला जा रहा है कि जब अगर किसी भी देश में एकात्मक शासन व्यवस्था लागू रहेगा तो संपूर्ण राज्य में, पूरे राज्य में एक जैसा ही कानून रहेगा, और एक जैसा ही कानून व्यवस्था होने से क्या होगा, सभी लोगों को एक जैसा ही न्याय मिलेगा। और अगर सभी को एक जैसा न्याय मिलेगा तो इससे में, इस कारण क्या होगा, आपसी मतभेद किसी भी लोगों में पैदा नहीं हो पाएगा, उत्पन्न नहीं हो पाएगा। और सभी के साथ एक सा व्यवहार होने के कारण नागरिकों में राष्ट्र के प्रति क्या होगा, सम्मान पैदा होगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगा, और इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी।
गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबको जो है वो एक सा न्याय मिल रहा है। जो बड़ा व्यक्ति गलती कर रहा है उसको जो सज़ा मिल रहा है वही सज़ा छोटे व्यक्ति को भी मिल रहा है। तो इससे जो है वो आपका शासन व्यवस्था जब इस तरह करके रहेगा और एक जैसा कानून रहेगा, एक समान सबके साथ न्याय होगा, तो ऐसे में लोगों में क्या होगा, मतभेद नहीं होगा, आपसी मतभेद नहीं होगा। और आपसी मतभेद नहीं होगा और इस कारण क्या होगा, सभी के साथ एक सब व्यवहार होने के कारण नागरिकों का जो है वो राष्ट्र के प्रति जो सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, वो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकता में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये भी आपको जानकारी रखना है। तो पहला था आपका शासन में एकरूपता और शक्ति संपन्नता होगी। दूसरा है आपका कि राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी। उसी तरह तीसरा है आपका संकट काल के लिए ये उपयुक्त रहेगा, यानी कि संकट काल के लिए उपयुक्त होगा। तो बोला जा रहा है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की शक्ति एक ही स्थान में केंद्रित होने के कारण संकट के समय या शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। अगर सभी का विचारधारा एक जैसा रहेगा तो कोई भी डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। अगर सभी अलग अलग सोचने वाले लोग रहेंगे तो सबको समझा पाना मुश्किल है। तो सेम उसी तरह बताया जा रहा है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की शक्ति एक ही स्थान में जब केंद्रित होती है, मतलब कि केंद्र में ही सारा जो है वो शक्ति है, तो केंद्र जो भी डिसीजन लेगा वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में जो शासन की शक्ति है वो एक ही स्थान में केंद्रित होने के कारण संकट के समय, जब कभी भी इमरजेंसी होता है तो संकट के समय यह शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम होता है। अगर आपको एक ही जैसा डिपार्टमेंट बना दिया जाए और एक ही डिपार्टमेंट से अगर निर्णय हो जाएगा और उसको सब जगह लागू कर दिया जाए तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। अब पता चला कि एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में गया, वहाँ दूसरा डिपार्टमेंट उसको मना कर दिया, दूसरा से तीसरा में गया, फिर उसको लागू कर दिया, तीसरा से चौथा में गया, फिर उसको मना कर दिया, तो ये डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, देरी होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि ये जो है वो आपका संकट काल के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसके अलावा निर्णयों को गुप्त रखना भी होता है। अगर वो एक जगह से दूसरी जगह में जाएंगे, क्या पता उसको गुप्त ना रखे, उसको पब्लिकली लीक कर दे। तो यही बताया जा रहा है कि इसके अलावा निर्णयों को गुप्त भी रखना होता है और शीघ्र ही क्रियान्वयन करना पड़ता है और इस हेतु एकात्मक शासन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्षम होता है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की शक्ति एक ही स्थान में केंद्रित होने के कारण शासन के समय या शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम होता है और इसके अलावा निर्णयों को गुप्त भी रखना होता है और शीघ्र ही क्रियान्वयन करना पड़ता है और इस हेतु जो है वो आपका एकात्मक शासन जो है वो बहुत ही बेस्ट है। इस सभी कामों के लिए जो है वो एकात्मक शासन क्या है, एक तरह से देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है क्या नहीं है। सो इसके बाद अगर हम लोग चौथा नंबर पॉइंट देखें कि एकात्मक शासन प्रणाली के क्या क्या गुण हैं, तो वो हो जाता है आपका नीति संबंधित निर्णय में भी एकरूपता होती है। तो चौथा है आपका नीति संबंधित निर्णय में भी आपका एकरूपता होता है और बताया जा रहा है कि एकात्मक शासन प्रणाली में नीति संबंधी जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें एकरूपता बनी रहती है। तो अगर किसी भी देश में एकात्मक शासन प्रणाली है तो वहाँ पे जो भी पॉलिसी बनाया जा रहा है, नीति संबंधी जो भी निर्णय लिया जा रहा है, उस निर्णय में भी क्या होता है, सिमिलैरिटीज यानी कि एकरूपता बनी हुई रहती है, क्योंकि ये निर्णय केंद्र से लिए जाते हैं और इसके अलावा इन निर्णयों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से कोई भी जो है वो सहायता या फिर सहमति नहीं लेना पड़ता है, जिस कारण नीति संबंधी निर्णयों में एकरूपता पाई जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर एकात्मक शासन प्रणाली रहेगा तो उसमें आपका जो है वो नीति संबंधी जो भी निर्णय है उसमें सिमिलैरिटीज मिलेगा, आपको देखने को एकरूपता ही मिलेगा। अगर केंद्र सारा डिसीजन ले रहा है तो वो राज्यों से पूछेगा नहीं, अगर राज्यों से पूछा जा रहा है तो राज्य हो सकते हैं कुछ मामलों में सही डिसीजन दे, कुछ में आपका गलत डिसीजन दे, या फिर इसमें देरी भी हो सकती है। तो ठीक है ना, तो ये भी एक तरह से इसका फायदा है, नीति संबंधी निर्णय में ये क्या होती है, एकरूपता यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम लोग चौथे नंबर की बात करें तो चौथा है आपका, चौथा नहीं पाँचवें नंबर की बात करें तो वो है आपका पाँचवा, आर्थिक विकास के लिए ये उपयुक्त होता है। तो बताया जा रहा है कि जब एकात्मक शासन व्यवस्था जब होती है किसी देश में, तो एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्थान से निर्णय लिए जाने के कारण पूरे देश या पूरे राष्ट्र की जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं, आर्थिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जा सकते हैं, जिस कारण यह व्यवस्था आर्थिक विकास के लिए भी उपयोगी होता है।
तो जब कभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था होता है किसी भी देश में, तो ऐसे में पूरे राष्ट्र को ध्यान में रखकर, पूरे राष्ट्र का जो आर्थिक क्रियाकलाप है या आर्थिक जो आवश्यकता है, नीड है, उसको ध्यान में रखकर जो भी निर्णय लिया जाता है। और ऐसे में जो निर्णय लिए जाएंगे वो देखा जाए तो पूरा ये जो व्यवस्था है वो पूरा आर्थिक विकास के लिए क्या हो जाता है, एक तरह से उपयोगी हो जाता है। यानी कि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही बेहतर तरीके से हो पाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसमें जो है वो क्षेत्रीय असमानता ये सभी देखने को मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सब पूरा देश में, इतना बड़ा देश है, सभी देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समस्याएं हैं, वो सभी तो केंद्र के पास नहीं ना जा सकते हैं लेकर, तो वो बेहतर नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो है वो लोगों का मानना है कि अगर एकात्मक शासन व्यवस्था होगा किसी भी देश में, तो ऐसे में एक ही स्थान से निर्णय लिया जाएगा पूरे देश के लिए, और ऐसे में पूरे देश में जो भी आर्थिक आवश्यकता है उसको ध्यान में रख कर ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो ये जो व्यवस्था है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए जो है वो क्या है, आपका बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद देखने को मिलता है। ऐसा इनका जो है वो मानना है। ठीक है, आगे देख लीजिए। आपका नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ये आपका मितव्ययिता यानी कि मितव्ययिता के आधार पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुटेबल बैठता है मितव्ययिता के ऊपर भी। इसका मतलब क्या होता है वो देखिए थोड़ा सा मितव्ययिता के बारे में। तो बोला जा रहा है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्थान से शासन का संचालन होने पर राज्य इकाइयों में अलग से कोई भी मंत्रिमंडल या फिर व्यवस्थापिका का गठन नहीं करना पड़ता है, और खर्च जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर हम लोग देखिए, अगर सारा डिसीजन जो मेकिंग हो रहा है वो केवल सारा सेंटर से हो रहा है, तो केंद्र में आपको केंद्र का व्यवस्थापिका, केंद्र का न्यायपालिका, केंद्र का विधायिका, न्यायपालिका और आपका कार्यपालिका के लिए जो है अलग से खर्च नहीं करना पड़ेगा। केंद्र में आपका सुप्रीम कोर्ट है, वही डिसीजन दे रहा है। केंद्र में आपका विधायिका है, वही डिसीजन वही जो पॉलिसी बना रहा है। केंद्र में कार्यपालिका है, वही जो है वो पॉलिसी को लागू करवा रहा है। अब इसके लिए राज्यों में अलग से विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका में खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये क्या है, मितव्ययी शासन है। क्या है, मितव्ययी शासन है। तो ये बोला जा रहा है कि एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्थान से शासन का संचालन होने और राज्य इकाइयों में अलग से कोई भी मंत्रिमंडल व व्यवस्थापिका का गठन नहीं करने से काफ़ी खर्च जो है वो बच जा सकता है। और इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो शासन व्यवस्था है वो आपका क्या है, मितव्ययी शासन व्यवस्था है। तो ये सभी जो है वो आपका एकात्मक शासन प्रणाली के क्या है, आपके गुण थे। जो भी गुण था इसके बारे में बता दिया गया है। अच्छा, हम लोग बहुत गुण की बात कर रहे हैं, तो क्या एकात्मक शासन प्रणाली के दोष नहीं है, डिमेरिट्स नहीं है, सारा मेरिट्स ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं एकात्मक शासन प्रणाली के दोष, इसके दोष क्या है क्या नहीं है सो देखते हैं। अगर देखिए तो इसके दोष भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या क्या दोष है वो देख लीजिए। पहला तो है आपका शासन का कार्य में कुशलता की कमी, यानी कि जो शासन का जो कार्य है इसमें एफिशिएंसी का कमी हो जाएगा, कुशलता का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। दूसरा बात करें तो वह है आपका लोकतंत्र की भावना के ये विरुद्ध है। यानी कि अगर आपका देश लोकतांत्रिक देश है तो लोकतांत्रिक देश में एकात्मक शासन प्रणाली सुटेबल नहीं बैठता है। यहाँ पे आपका जो है वो संघात्मक शासन प्रणाली या फिर सहयोगात्मक शासन प्रणाली को ही बेहतर माना जाता है। तीसरा अगर बोले तो शासन में निरंकुशता की संभावना हो जाती है, यानी कि जो लोग हैं वो निरंकुश हो जाएंगे, तो इसमें जनता का क्या हो जाएगा, शोषण हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसके अलावा चौथा नंबर पॉइंट है कि विविधता वाले राष्ट्रों में ये असफल हो जाता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि भारत का जो इतना बड़ा क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। 3.28 मिलियन एरिया में ये फैला हुआ है, मीटर स्क्वायर में ये एरिया में फैला हुआ है। इतना बड़ा क्षेत्र में आपका कहीं नदी है, पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं पे पठार है, कहीं पे पर्वत है। तो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं भी अलग अलग है, अलग अलग सोच है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग डाइवर्सिटी है। तो इतना ज़्यादा विविधता वाले राष्ट्रों में आप देखिएगा तो ये सब फेल हो जाता है। यहाँ पहले बहुत सारे धर्मों के लोग निवास करते हैं। अगर एक जैसे लोग रहेंगे, एक ही धर्म के लोग रहेंगे और सरकार भी उसी धर्म का रहेगा, सरकार भी वैसी पॉलिसी बनाएगा तो वो चलेगा, ठीक है ना। तो ये बताया जा रहा है कि विविधता वाले राष्ट्रों में ये क्या हो जा रहा है, असफल हो जा रहा है। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे तो शासन कार्यों के प्रति क्या हो जाएगा, जनता की उदासीनता हो जाएगा, यानी कि जनता पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। सारा डिसीजन जो है वो आपका एक तरह से लिया जा रहा है केंद्र से ही डिसीजन, कोई भी निर्णय बन रहा है, कोई भी कानून बन रहा है और उसको डायरेक्ट थोप दिया जा रहा है, हम लोग ऊपर कानून लगा दिया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, लोगों में क्या हो जाएगा, उदासीनता आ जाएगा ना शासन के प्रति। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जब पंचायत का चुनाव होता है, मुखिया का, सरपंच का या फिर वार्ड का,
या फिर समझिए विधायक का चुनाव होता है, सरपंच, ये क्या बोलते हैं, संसद का चुनाव वगैरह होता है। तो इसमें क्या होता है, पंचायत वाला ये सब जब चुनाव होता है तो जनता काफ़ी ज़्यादा उत्साह होते हैं जनता में, एक तरह से त्यौहार का मौसम होता है, समझिए कि त्यौहार चल रहा है। तो पंचायत, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, कि पंचायत चुनाव में जनता काफ़ी उत्साह के साथ भाग लेते हैं। और अगर ऐसे में अगर बता दिया जाएगा, जैसे हम लोग का पहले केंद्र और राज्यों में केवल शासन था, जो है वो हम लोग पंचायती राज शासन व्यवस्था जो है हम लोग बाद में लाए 73वां 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो पहले लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे, गांव-गांव के लोग, केवल केंद्र और राज्यों के जो लोग हैं वही लोग पार्टिसिपेट करते थे, गाँवों के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे। लेकिन जब पंचायत चुनाव जब से आ गया, तो जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साह के साथ इस सब में पार्टिसिपेट करने लगा कि नहीं करने लगा। तो यही चीज़ है, अगर ये सब नहीं रहेगा, अगर एकात्मक शासन प्रणाली रहेगा, तो इससे क्या होगा, शासन कार्यों में जो है, शासन कार्यों के प्रति जनता की क्या हो जाएगी, उदासीनता जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये वाला जो लाइन था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों को सब कुछ देखना पड़ेगा। तो हम लोग जो है वो आपका संघवाद को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक आपका एकात्मक, एक है संघात्मक, और एक है आपका सहयोगात्मक। एकात्मक का गुण भी है, बहुत अच्छा है, दोष भी है इसका। अगर हम लोग गुण की बात करें एकात्मक शासन व्यवस्था का, तो वह है आपका कुछ कुछ फायदा भी है। जैसे पहला नंबर, शासन में एकरूपता आएगा और शक्ति संपन्नता होगी। दूसरा, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि होगी। तीसरा, संकट काल के लिए ये उपयुक्त है। चौथा, नीति संबंधी जो भी निर्णय है इसमें भी एकरूपता देखने को मिलेगी। पाँचवा की बात करें तो आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त है। और छठे नंबर की बात करें तो ये आपका मितव्ययी शासन है। ठीक है ना। और अगर हम लोग एकात्मक शासन प्रणाली के दोष देखें तो इसके दोष भी है 4-5 ठो। जैसे कि ये शासन कार्य में कुशलता की कमी हो जाएगी, लोकतंत्र की भावना के ये विरुद्ध है, और शासन में निरंकुशता की जो है वो संभावना हो सकती है, और लोगों का शोषण हो सकता है। इसके अलावा विविधता वाली जो भी राष्ट्र है उसमें ये एकात्मक शासन प्रणाली आपका असफल रह गया है। इसके अलावा शासन कार्यों के प्रति जो है वो जनता की उदासीनता हो जाएगी, ये हम लोगों को देखने को मिलता है शासन प्रणाली के दोष में। तो आपका शासन प्रणाली क्या है, इसमें हम लोग फाइनल साहब और आपका बिलोबी साहब, इसका भी हम लोग क्या विचारधारा है वो भी हम लोग देखें। साथ ही साथ शासन प्रणाली का हम लोग जो मतलब ये एकात्मक शासन प्रणाली का जो है इंट्रोडक्शन देखें। इसके अलावा हम लोग एकात्मक शासन प्रणाली के गुण पढ़े, एकात्मक शासन प्रणाली के दोष पढ़े। तो आई होप ये वाला जो लाइन था वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है वो हम लोग थोड़ा सा संघवाद के तरफ चलेंगे, यानी कि संघवाद क्या है क्या नहीं है, सो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो संघवाद के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि संघवाद क्या है सो। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें संघवाद के बारे में तो बताया जाता है कि संघवाद के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि संघवाद का सिंपल सा अर्थ है कि शक्तियों का जो है वो विभाजन, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, यही आपका संघवाद कहलाता है। एकात्मक शासन प्रणाली में आपका जो है वो पावर का सेपरेशन नहीं किया जाता, सारा पावर जो है वो सेंटर के पास ही होता है। लेकिन संघवाद में पावर का जो है वो सेपरेशन किया जाता है। तो संघवाद यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर किसमें, संघ यानी कि सेंटर में, और राज्य यानी कि स्टेट में। फिर जो आपका सेपरेशन ऑफ पावर है ये संविधान में लिखित होता है, या फिर कोई लिखित एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है। ठीक है, फिर देख लीजिए संघवाद के बारे में आपका जॉन लॉक साहब कहते हैं, जैसे कि एकात्मक शासन प्रणाली के बारे में बिलोबी और फाइनल साहब कहे, ठीक उसी तरह संघवाद के बारे में जॉन लॉक साहब जो है वो कुछ ना कुछ बात बोलते हैं। तो बताया जा रहा है कि जॉन लॉक ने इसे प्रतिपादित किया था, यानी कि जो संघवाद है, संघवाद को कौन प्रतिपादित किया, कौन लाया ये कॉन्सेप्ट, तो वो जॉन लॉक साहब लाए। फिर बताया जा रहा है कि इसे आपका मॉन्टेस्क्यू ने इसे परिवर्तित किया था, तथा इसका पहला स्पष्ट विवरण अमेरिकी संविधान में हम लोगों को देखने को मिलता है, शक्तियों का विभाजन। तो देखो जॉन लॉक सबसे पहले इसको प्रतिपादित किए, इंट्रोड्यूस किए, और इसमें कुछ कुछ जो है चेंजिंग जो है वो हम लोगों का देखने को मिलता है मॉन्टेस्क्यू साहब के द्वारा किया गया था। तो जो समझिए कि जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू साहब मान लीजिए कि वही जो है वो संघवाद के प्रतिपादक रहे हैं, यानी कि यही लोग जो है वो संघवाद को प्रतिपादित किए, इंट्रोड्यूस किए हैं। और सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो संघवाद का जो स्पष्ट विवरण जो हम लोगों को मिलता है वो आपका अमेरिका के संविधान से मिलता है। तो अमेरिका के संविधान से हम लोगों को सर्वप्रथम संघवाद का जो है वो आपका जो है वो संविधान में देखने को मिलता है, संघवाद के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो अमेरिका की बात करते हैं और भारत में देखते हैं
तो अमेरिका में क्या है कि कुछ शक्तियाँ केंद्र को दे दिया गया है, कुछ कुछ शक्तियाँ जो है वो आपका राज्य को दे दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग भारत में देखें तो कुछ शक्तियाँ केंद्र को दिया गया है, कुछ शक्तियाँ जो है वो राज्यों को भी दिया गया है, और कुछ कुछ शक्तियाँ जो है वो केंद्र और राज्य दोनों को मिला कर दिया गया है। ठीक है, नहीं समझे? अब देखिए, बोला जा रहा है कि अमेरिका में जो जो है संघ का जो परिधि है और राज्य का जो परिधि है, शक्तियों के आधार पे बोला जा रहा है, वो दोनों अलग अलग है। यानी कि जो पावर केंद्र को दिया गया उसमें केवल कानून केंद्र बनाएगा, जो पावर राज्य को दिया गया वो केवल राज्य बनाएगा। यानी कि दोनों का परिधि जो है वो अलग अलग है। लेकिन भारत में क्या है कि संघीय को तो कुछ कुछ शक्ति दिया ही गया दिया ही गया है। तो संघ को तो शक्ति दिया ही गया है, साथ ही साथ राज्यों को भी शक्ति दिया गया है। दोनों का पावर अलग अलग है। इसके अलावा दोनों का परिधि जो है वो एक दूसरे के बिना अधूरा है। यहाँ पे कुछ ऐसे विषय भी डाले गए हैं जो कि आपका समवर्ती सूची में है। और हम लोग जानते हैं कि संघ के ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है, और जो आपका समवर्ती सूची है इसमें कानून बनाने का अधिकार जो है वो दोनों का है, यानी कि संघ और राज्य दोनों का है। इसके अलावा कुछ कुछ और शक्तियाँ भी हैं, जैसे कि आपका अवशिष्ट शक्तियाँ, और जो आपका अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति जी को ही दिया गया है, ये भी हम लोगों को पता है। तो बताया जा रहा है कि अमेरिका में यहाँ दोनों जो परिधि है वो अलग अलग है, और वहीं अगर हम लोग भारत की बात करें तो यहाँ पे दोनों जो परिधि है वो एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है। वहीं इसके अलावा देखें तो शक्तियों की विभाजन की अवधारणा का जो संबंध है वो आधुनिक राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति के इतिहास एवं इसके प्रशासनिक पहलू से है। तो बताया जा रहा है कि जो आपका शक्तियों का विभाजन का जो अवधारणा है, इसका जो आइडियोलॉजी है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध जो है वो आधुनिक राष्ट्र से, यानी कि मॉडर्न नेशन से, और राज्य की उत्पत्ति के इतिहास एवं इसके प्रशासनिक पहलू से है। बताया जा रहा है कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के रूप में लिखा था। क्या क्या लिखे हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले जान लीजिए कि जॉन लॉक साहब ने इसे प्रतिपादित किया था, यानी कि इसको लाया था, इंट्रोड्यूस किया था, जबकि मॉन्टेस्क्यू ने इसे प्रवर्तित किया था। प्रवर्तित बोले तो इसको लागू किया था। ठीक है, तो मॉन्टेस्क्यू जो है वो शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के बारे में कुछ कुछ बात बोले हैं। क्या क्या बात बोले हैं वो थोड़ा सा आप सुन लीजिए। पहला बात क्या बोले हैं वो देखिए। पहला जो बात बोले हैं कि यदि विधायी एवं कार्यपालिका शक्ति किसी एक अंग या संस्था में समाहित हो जाए तो लोगों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है और शासन जो है वो निरंकुश बन जाएगा। तो मॉन्टेस्क्यू साहब जो है वो शक्तियों के विभाजन के संबंध में बात बोले हैं, क्योंकि जॉन लॉक साहब इसको प्रतिपादित किए थे संघवाद को, जबकि इसको प्रवर्तित यानी कि इसको लागू मॉन्टेस्क्यू साहब किए थे। और मॉन्टेस्क्यू साहब बोलते भी हैं कि यदि विधायी एवं कार्यपालिका शक्ति अगर किसी एक अंग या फिर किसी एक संस्था में ही समाहित हो जाएगा तो ऐसे में लोगों की जो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, वो क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी, और इससे क्या होगा, शासन जो है वो आपका निरंकुश बन जाएगा। तो इसलिए विधायी और जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसी भी एक अंग में या किसी भी एक संस्था में कभी भी नहीं होना चाहिए समाहित। फिर बोला है कि यदि न्यायिक और विधायी शक्तियाँ भी किसी एक अंग या फिर संस्था में मिल जाए तो इसके कानूनों की व्याख्या जो है वो निरर्थक हो जाएगी, और क्योंकि कानून बनाने वाला ही कानून की व्याख्या करने लगेंगे। तो सिंपल सी बात है कि न्यायिक शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ भी किसी भी एक संस्था को नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से बोला गया कि विधायी शक्तियाँ और आपका प्रशासनिक शक्तियाँ, सॉरी, विधायी और कार्यपालिका जो शक्ति है वो किसी एक संस्था में नहीं होना चाहिए। तो अगर विधायी और कार्यपालिका शक्ति अगर एक संस्था में जाएगा तो लोगों की आज़ादी खत्म हो जाएगी और यहाँ पे जो है वो शासन निरंकुश हो जाएगा। ठीक उसी तरह न्यायिक और विधायी शक्ति भी किसी एक संस्था में नहीं जानी चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि ये तो वही बात हो जाएगा ना कि जो कानून का निर्माण कर रहा है, यानी विधायी शक्ति कानून का निर्माण कर रही है, और न्यायिक शक्ति जो कि कानून में आने वाली बाधा है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको वो दूर करती है। तो जो कानून का निर्माण कर रही है वही कानून को व्याख्या कर रही है। कहने मतलब वही बात हो जाएगा कि ये जो है न्यायिक और विधायी शक्ति किसी भी एक संस्था में कभी भी जाना नहीं चाहिए। इससे क्या हो जाएगा कि जो है कानूनों की जो व्याख्या है वो निरर्थक हो जाएगी, यानी कि वो अपने मन मुताबिक देंगे। अगर जब उनके फेवर में रहेगा तो वो अपने अनुसार बात बताएंगे, अगर उनके फेवर में नहीं रहेगा तो वो कुछ और बात बता देंगे। तो यही चीज़ है यहाँ पर बोला जा रहा है कि इससे क्या हो जाएगा, कानून का जो व्याख्या है उसका वो एक तरह से निरर्थक हो जाएगा, तो बोलना ना बोलना एक बराबर हो जाएगा। तो यही बोला गया है कि
कि यदि न्यायिक और विधायी शक्तियां भी किसी एक अंग में या फिर किसी एक संस्था में मिल जाए तो इससे कानूनों की जो व्याख्या है वो निरर्थक हो जाएगी, क्योंकि कानून बनाने वाले ही क्या हो जाएंगे, कानून की व्याख्या करने लगेंगे। तो वो तो व्याख्या अपने अनुसार करेंगे ना, उनके जो भी हित में रहेगा बात वही बात उन लोग बोलेंगे। तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, देखने को मिलता है हम लोगों को। इसके अलावा अगर देखें तो थर्ड नंबर पॉइंट बोला गया है कि यदि तीनों शक्तियों जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका किसी एक संस्था में मिला दिया जाए तो उसे किसी एक व्यक्ति या फिर संस्था को दे दिया जाए तो इससे शक्तियों का संतुलन बिगड़ जाता है और सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है वो आपका समाप्त हो जाता है। तो ये तीनों बात बोला है जो मॉन्टेस्क्यू साहब जो है ना, वो तीन तरह का बात किए हैं। तीन तरह का बात किया, क्या 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 बोले वो देख लीजिए। पहला बात बोले हैं कि विधायी शक्तियाँ और कार्यपालिका शक्तियाँ कभी भी एक हाथ में या किसी एक व्यक्ति के हाथ में या किसी एक संस्था के हाथ में कभी मत दो। इससे क्या होगा, लोगों की आज़ादी छीन जाएगी और इससे जो शासन है वो निरंकुश हो जाएगा। फिर ठीक इसी तरह दूसरा बात बोले हैं कि जो आपका न्यायिक शक्तियाँ हैं और जो आपका विधायी शक्तियाँ हैं वो कभी भी किसी एक संस्था में नहीं देना। जैसे विधायी और कार्यपालिका शक्ति नहीं देना है, उसी तरह आपका न्यायिक और आपका विधायी शक्तियाँ भी नहीं देना है, क्योंकि इससे जो न्याय का जो व्याख्या हो जाएगा, यानी कि न्याय का जो इससे जो कानून का जो व्याख्या है वो निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि कानून बनाने वाला ही कानून का व्याख्या कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपको जो है वो कभी भी न्यायिक और विधायी शक्तियाँ एक संस्था में नहीं देना है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि यदि तीनों शक्तियों की बात करें, या तो विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ या फिर न्यायिक शक्तियाँ, अगर ये भी किसी व्यक्ति के हाथ में दे दिए या फिर किसी संस्था के हाथ में दे दिए, ठीक ना, तो इससे भी जो है वो आपका शक्तियों का संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा और सभी प्रकार की जो आपका स्वतंत्रताएं हैं, फ्रीडम है, वो क्या हो जाएगा, आपका खतरे में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहले मैं बोला कि विधायी और कार्यपालिका शक्तियाँ एक किसी भी संस्था को नहीं दो, फिर बोला कि न्यायिक और आपका विधायी शक्तियाँ किसी संस्था को नहीं दो, फिर बोला कि शासन का ये बोला कि शासन की जो तीन शक्तियाँ हैं, विधायी, कार्यपालिका और न्यायिक, ये भी किसी संस्था को नहीं दो। इससे क्या होगा, आपका शक्तियों का जो संतुलन बिगड़ जाएगा और देश खतरे में आ जाएगा और सभी लोगों की जो है, सभी लोगों क्या कि सभी प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर कंक्लूजन देखा जाए इन तीनों को मिलाकर तो बोला जा रहा है कि अतः तीनों शक्तियों को किसी एक व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाना चाहिए। इन तीनों शक्तियों का प्रयोग तीन अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है ना, और बाद में इन संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। और बाद में अन्य विचारकों ने इस तर्क को समर्थन दिया और उन्होंने माना कि शक्तियों का विभाजन से लोगों की स्वतंत्रताएं हैं वो सुरक्षित रह सकती है। तो सिंपल सी बात समझिए, लास्ट में ओवरऑल कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन निकला कि अतः जो तीनों शक्तियां हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों शक्तियां किसी भी एक हाथ में या किसी भी एक संस्था में नहीं देना चाहिए। तीनों का जो है, जो आपका तीनों का जो संचालन है वो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि तीनों जो शक्तियाँ हैं, इन तीनों शक्तियों का, विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों जो शक्तियों का जो प्रयोग है वो तीन अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। बाद में और भी अलग अलग जो विचारक हैं वो भी इस तर्क को, इस लॉजिक को सही मानते हैं और वो बोलते हैं कि शक्तियों का जो विभाजन होना चाहिए, अगर शक्तियों का विभाजन अलग अलग संस्थाओं में होगा तो शक्तियों के जो प्रयोग है वो भी अलग अलग संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। इससे क्या होगा, लोगों का जो स्वतंत्रता है वो कम से कम सुरक्षित तो रहेगा ना। तो इसी आधार पर जो है वो आपका जो है वो शक्तियों का विभाजन किया गया। अब बात आता है कि शक्तियों का विभाजन जो है वो कितने तरह से किया गया। तो शक्तियों का जो विभाजन है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो दो प्रकार से किया गया शक्तियों का विभाजन। एक तो शक्तियों का विभाजन जो है वो संस्था के आधार पे किया गया, एक शक्तियों का विभाजन संस्थाओं के आधार पे किया गया, और एक जो शक्तियों का विभाजन जो है वो आपका इकाइयों के आधार पे किया गया। तो संस्था के आधार पे जो शक्तियों का विभाजन किया गया उसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, इसको हम लोग बोला जाता है पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण। और एक होता है इकाइयों के स्तर पर जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों का विभाजन किया गया है। एक जगह शक्तियों का पृथक्करण किया गया है यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर, ये जो है वो आपका संस्था के स्तर पे किया गया है। तो संस्थाओं के स्तर पे सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि पृथक्करण किया गया है, जिसमें आपका विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। वहीं इकाइयों के स्तर पे देखें तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया, यानी कि आपका शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र में और राज्यों में। और इसी में हम लोग विधायी शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ पढ़ते हैं, जो कि केंद्र और राज्य के बीच में संबंध भी होता है। इसको हम लोग और भी कल की क्लास में डिटेल से देखेंगे।
कि जो विभाजन है वो दो प्रकार से किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज ये हमारा जो पहला लेक्चर है कैसा रहा आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इस क्लास को हम लोग कल की क्लास में और कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।